हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग समकालीन उदारवादी विचारधाराएं पढ़ेंगे, जिनमें हम स्वेच्छा तंत्रवाद को देखेंगे। ठीक है, स्वेच्छा तंत्रवाद को पढ़ेंगे। आपने लास्ट वाली वीडियो पार्ट 4 में सकारात्मक उदारवाद के बारे में पढ़ा था। मैं एक बार आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं। सकारात्मक उदारवाद में आपने ग्रीन के विचार पढ़े थे। ठीक है, मिल के विचार पढ़े थे। मिल ने क्या उदारवाद में संशोधन किया। उदारवाद का मतलब नकारात्मक उदारवाद। ठीक है, फिर आपने कल्याणकारी राज्य के बारे में चीज़ें देखी थी। फिर आपने कल्याणकारी राज्य के तहत आपने न्यू डील प्रोग्राम पढ़ा था। ठीक है, न्यू डील प्रोग्राम जो रूजवेल्ट के द्वारा लाया गया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, जो भी है स्पेलिंग अपना सही कर लेना। फिर आपने देखा था बेवरिज रिपोर्ट। ठीक है, बेवरिज रिपोर्ट 1942 में आई थी। इसमें भी क्या क्या बातें हुई थी। फिर हमने देखा था कि कल्याणकारी राज्य की आलोचना कुछ होती है या सकारात्मक उदारवाद की आलोचना होती है, जिसमें ओटेगा वाई गैसेट्स, हेयक, है ना, नॉजिक, बर्लिन, फ्रीडमैन, मतलब जितने की स्वेच्छा तंत्रवादी विचारकों ने इसकी आलोचना की है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि 9 दक्षिणपंथी विचारक, ठीक है, सैमुअल ब्रिटन जैसे विचारकों ने बोला था इसे, ये क्या करता है, ये राजकोषीय घाटे को बढ़ाता है। क्लियर? तो ये थी हमारी पिछली वीडियो की समरी, और हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ या नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग शिक्षा तंत्रवाद को पढ़ेंगे। शिक्षा तंत्रवाद को पढ़ने से पहले आपके मन में एक आइडिया छोटा सा आना चाहिए कि मैंने आपको लास्ट में वीडियो के कल बताया था कि शिक्षा तंत्रवाद जो है वो नकारात्मक उदारवाद का ही मॉडर्न रूप है। ठीक है, आधुनिक रूप है उसका। तो हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि जो सकारात्मक उदारवाद था, ठीक है, वो कल्याणकारी राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन यही स्वेच्छा तंत्रवाद, ठीक है, स्वेच्छा तंत्रवाद क्या है, यह नकारात्मक उदारवाद, या फिर हम कह लें शास्त्रीय उदारवाद, या फिर हम कह लें क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है, तीनों क्या है, एक ही वर्ड है। और जो स्वेच्छा तंत्रवाद है ना, इन्हीं तीनों एक वर्ड्स को क्या करता है, इसका मॉडर्न फॉर्म है। ठीक है, ये पुरानी बातों को तो सपोर्ट करता है, नकारात्मक उदारवाद की सारी चीजों को ये एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, स्वेच्छा तंत्रवाद। स्वेच्छा तंत्रवाद का मतलब है अपनी इच्छा से कोई तंत्र का निर्माण करना। स्व इच्छा मतलब अपनी इच्छा से किसी भी तंत्र का निर्माण कर लेना, चाहे आप राजनीतिक संगठन बनाइए, चाहे आप पॉलिटिकल संगठन बनाइए, चाहे आप बाजार अर्थव्यवस्था का निर्माण कीजिए, कैसा भी तंत्र आप बनाइए, इसी बट वो नहीं, कैसी कैसी होनी चाहिए वो तंत्र अपनी इच्छा से बना हुआ होना चाहिए। इसी को बोलते हैं स्व इच्छा तंत्रवाद। ठीक है, इसी को लिबर्टेरियन भी कहा जाता है। यानी कि इसमें जितने भी थिंकर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, वे सब राज्य के उपस्थिति का विरोध करेंगे। वे कहेंगे राज्य का कार्य जो है वो सीमित होना चाहिए, राज्य जो है वो किसी भी मामले में इंटरफेयर ना करे, और व्यक्ति को खुला छोड़ देने की ये लोग भी डिमांड करते हैं। यानी कि जैसे कि नकारात्मक उदारवादियों ने किया था, जैसे कि शास्त्रीय उदारवादियों ने जो आइडियोलॉजी दी थी, ठीक है, उसी को इन्होंने आगे बढ़ा दिया है। देखिए, अब इसको कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे स्वेच्छा तंत्रवाद को नौ दक्षिणपंथ, नियो लिबरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी, नौ उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, एक हमने देखा था उदारवाद। मैंने आपको पहले बताया था, जब मैं उदारवाद की बात करूंगा तो नकारात्मक उदारवाद को आप समझ के चलिए, या शास्त्रीय उदारवाद को समझ के चलिए। दूसरा हमने पढ़ा सकारात्मक उदारवाद, ये पॉजिटिव लिबरलिज्म, जिसे हम वेलफेयर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तीसरा हम देख रहे हैं स्वेच्छा तंत्रवाद, जिसे नव उदारवाद, ठीक है, नियो लिबरलिज्म के नाम से भी इसे जानते हैं, या फिर इसका एक अलग नाम है नव दक्षिण पंथ। ठीक है, नव दक्षिण पंथ के बारे में मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 4 में बता दिया था। अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पार्ट 4 को देखें पहले, देन आप पार्ट 5 की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि अगर मैं यही नौ दक्षिण पंथ को बार बार रिपीटेशन करूंगा तो ये वीडियो और ज़्यादा बड़ी चली जाएगी, तो जिससे कि आपका सिलेबस फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है ना, फीवर है मुझे,
इस वजह से थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है, और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो बना ही देता हूँ आज। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट समझना क्या है आपको इसमें। बाकी जब हम इसके अंतर्गत जो जो थिंकर्स आते हैं पहले ये समझ लीजिए। स्वेच्छा तंत्रवाद में जैसे नॉजिक आते हैं, ठीक है, नॉजिक है, बर्लिन है, हेयक है, फ्रीडमैन है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। हालांकि जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ेंगे, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे नॉजिक को हमें अलग से एक चैप्टर दे रखा है, तो वहाँ पे नॉजिक के सारे विचारों को सीख लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबके बारे में हम पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम, क्योंकि जो स्वेच्छा तंत्रवाद का टॉपिक है ना, ये हमारे सिलेबस में डिफाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आता है हमेशा हर बार, तो हमें इसको स्किप नहीं करना है, हमें पढ़ना भी है इसको। चलिए देखते हैं। यह नकारात्मक उदारवाद का क्या है, समकालीन रूप है, यानी कि आधुनिक रूप है नव उदारवाद, ठीक है, जो समानता की बजाय किस पर बल देता है, स्वतंत्रता पर बल देता है। अब बात ध्यान रखना, स्वेच्छा तंत्रवादियों ने समानता पर बल दिया, पहला क्वेश्चन आपका, पहला पॉइंट, तो ये क्या होगा, पहला ही पॉइंट गलत हो जाएगा। स्वेच्छा तंत्रवादी समानता की बात नहीं करते, बल्कि स्वेच्छा तंत्रवादी या समकालीन उदारवादी विचारक जो हैं वो किस पर बल दे रहे हैं, वे स्वतंत्रता पर बल दे रहे हैं, ठीक है। समानता की बात कौन करता है, समानता की बात समतावादी विचारक करेंगे, समानता की बात समाजवादी विचारक करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, जब हम समतावाद को पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे समानता की बात कैसे हो रही है, ठीक है। तो समानता की बात यहाँ पे स्वेच्छा तंत्रवादी नहीं करते, बल्कि समानता के ये क्या है, विरोधी हैं, ये बल दे रहे हैं स्वतंत्रता पर। ये पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, समझ के आप चलते चलें, ठीक है, क्योंकि आपने नकारात्मक उदारवाद भी पढ़ा होगा, तो नकारात्मक उदारवाद में भी समानता पर बल नहीं बल्कि स्वतंत्रता पर ज्यादा बल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसमें हेयक के मुक्त आर्थिक क्षेत्र व राज्य के समाज कल्याणकारी कार्यों से हाथ वापस खींचने या रोलिंग बैक द स्टेट जैसे विचारों को इंग्लैंड में 80 के दशक, मतलब 1980 के दशक, ठीक है, 1980 के दशक में मार्गरेट थैचर व यूएसए के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, ठीक है, रोनाल्ड रीगन का एक स्टार वार प्रोग्राम है, स्टार वार प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ये शीत युद्ध के समय चला था। तो जब हम कोल्ड वॉर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो मैं एक बता दे रहा हूँ, ये वही रोनाल्ड रीगन है जिन्होंने स्टार वार प्रोग्राम को चलाया था। तो अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, जैसे कि नकारात्मक उदारवादियों ने, जैसे कि प्रारंभिक उदारवादियों ने क्या बोला था कि राज्य को बाजार अर्थव्यवस्था में अपना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसी विचारों को आगे बढ़ाते हुए स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक है ना, लिबर्टेरियन थिंकर F.A. हेयक कह रहे हैं कि मुक्त आर्थिक क्षेत्र यानी फ्री बाजार से, है ना, बाजार को फ्री छोड़ दो और बाजार से क्या करें, राज्य अपना हाथ जो है वो वापस खींच ले, उस बाजार में कोई भी कल्याणकारी कार्य राज्य के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं रोलिंग बैक द स्टेट, यानी कहते नहीं जैसे कि अपना बोरिया बिस्तरा भाई बांध लो, ठीक है, जैसे आपकी मान लीजिए ये चटाई है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको रोल कर लेंगे, रोल करने का मतलब आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध के पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में कब आती हैं, 1980 के दशक में आती हैं। फिर इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर और यूएसए के राष्ट्रपति जो है रोनाल्ड रीगन के प्रयासों से दोबारा से नव उदारवाद का प्रभाव आगे बढ़ता है। इसमें हेयक जैसे विचारकों का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो आपको एक कॉमन चीज़ समझनी है कि जितने भी स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक हैं वे क्या कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, ठीक है। इसमें राज्य का कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि राज्य का कोई भी कल्याणकारी कार्य बाजार अर्थव्यवस्था में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेयक कह रहे हैं कि राज्य का हर बढ़ता हुआ वह कार्य जो कल्याणकारी कार्य होगा, ठीक है, राज्य का बढ़ता हुआ हर वो कल्याणकारी कार्य व्यक्ति को कहाँ ले जाएगा, दासता की तरफ ले जाएगा, ठीक है, व्यक्ति को गुलाम बना देगा राज्य का, ठीक है। तो स्वेच्छा तंत्रवादी भी क्या बोलते हैं, व्यक्ति साध्य है यार,
ठीक है, क्योंकि क्योंकि शास्त्रीय उदारवादियों ने भी यही बोला, व्यक्ति क्या है, साध्य है, राज्य क्या है, साधन है। तो उन्हीं की सारी मान्यताओं को इन्होंने क्या कर दिया, आगे ला दिया है। अब देखिए, जो नव उदारवादियों ने, ठीक है, नव उदारवादियों ने जो राज्य के द्वारा कल्याणकारी कार्यों का विरोध किया, यानी कि जो नव उदारवादियों ने बोला कि राज्य को अपना जो है बाजार से अपना हाथ क्या करना है, पीछे खींचना है, ठीक है। तो इसी विचारों से क्या होता है, इसी विचारों को फिर इंग्लैंड में क्या किया गया, प्रॉपर तरीके से लागू किया गया। मार्गरेट थैचर ने इसको लागू किया, फिर यूएसए में भी ये लागू किया गया, जो रोनाल्ड रीगन के द्वारा लागू किया गया। देखिए, अब इससे होता क्या है कि अब यहाँ पे कल्याणकारी राज्य का विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या कह रहे हैं, इसी से भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण यानी एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का आरंभ होता है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में डब्ल्यूटीओ जैसा संगठन आता है। डब्ल्यूटीओ का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ। जब हम पढ़ेंगे आईआर अपना पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ेंगे, तो वहां पर डब्ल्यूटीओ को अच्छे से पढ़ेंगे कि डब्ल्यूटीओ का उदय कब होता है, 1 जनवरी 1995 को हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, है ना, क्या रीजंस थे। तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका बेस क्या रहा है, क्या इसका बेस गैट रहा है, क्या इसका बेस और चीज़ें कैसे कैसे ये आगे डेवलप हुआ, तब जाके ये जो है वो डब्ल्यूटीओ का निर्माण होता है। तो वो सब चीज़ें बात की बात है, अभी आपको समझने की क्या जरूरत है। अभी आपको ये समझना है कि जो डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएं जो नव उदारवादी विचार के कारण आती हैं, क्योंकि इसी नव उदारवादी विचारों के कारण क्या होता है, दोबारा से जो कल्याणकारी राज्य था, ठीक है, जो अभी हमने सकारात्मक उदारवाद पढ़ा था, उस सकारात्मक उदारवाद का नव उदारवादियों ने क्या किया, विरोध किया, कि बोला कि आपका इंटरफेयर बाजार में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसी विचारों को इंग्लैंड में लागू किया गया और अमेरिका में। और इसी विचारों से क्या होता है, नए नए चीज़ें सामने उभर के आती हैं, जैसे उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब है कि सरकार जो है, राज्य जो है, अपनी पॉलिसीज में क्या करेगी, पॉलिसी को आसान बनाएगी, उदार बनाएगी, ठीक है। निजीकरण का मतलब जो हम सकारात्मक उदारवाद में पढ़े थे, कि सकारात्मक उदारवाद में जो कल्याणकारी राज्य चल रहा था, जैसे कि 50% शेयर जो है वो राज्य का होगा, 50% शेयर जो निजी कंपनियों का होगा, ठीक है। तो इससे बाजार अर्थव्यवस्था चलेगी, जिससे बाजार में संतुलन हो, जिससे मंदी को बचाया जा सके। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों का शेयर क्या होगा, 50 से बढ़ा करके 51% या 60%, जो भी परसेंट होगा, मतलब कि अब प्राइवेट कंपनियों का शेयर बढ़ जाएगा और जो सरकारी कंपनियों का शेयर है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता चला जाएगा। इससे क्या हो रहा था, इससे होगा क्या कि जो राज्य के ऊपर कर्ज बढ़ रहा था, राज्य के ऊपर जो कल्याणकारी कार्य के नाम पर जो राज्य का राजकोषीय घाटा हो रहा था, इससे अब राज्य क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे थोड़ा बहुत। और इसी से विश्व में बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, जैसे डब्ल्यूटीओ आता है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वेच्छातंत्रवादी विचारों ने डब्ल्यूटीओ जैसे संगठनों को जन्म दिया। या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड में मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन के विचारों से, ठीक है, जो रोलिंग बैक द स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, उसने क्या किया, उसने उदारीकरण को बढ़ावा दिया, उसने निजीकरण को बढ़ावा दिया, उसने भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आपका ये तैयार हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार होता है कि स्वेच्छातंत्रवादी विचारों ने या फिर नव उदारवादी विचारों ने, ठीक है, नव उदारवादी विचारों ने क्या किया, भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया, उदारीकरण को बढ़ावा दिया और निजीकरण को बढ़ावा दिया। तो क्या यह बात सही है? बिल्कुल बात सही है। तो क्वेश्चन जो आते हैं, अब इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। अब आप क्वेश्चन को रट नहीं सकते, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से जुड़ी है। तो ऐसा बढ़ावा क्यों दिया इन्होंने? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये भी बाजार अर्थव्यवस्था में राज्य के क्या है, हस्तक्षेप का विरोध कर रहे हैं। ये भी तो हस्तक्षेप की नीति का पालन कर रहे हैं। ये भी तो लेजिस फेयर का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ये भी तो इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। इन्होंने इनविजिबल हैंड के जगह पे क्या दे दिया, इन्होंने द रोलिंग बैक टू द स्टेट की बात कर दी कि राज्य अब इंटरफेयर कार्य नहीं करेगा, राज्य जो है कल्याणकारी या वेलफेयर कार्य नहीं करेगा बाजार अर्थव्यवस्था में। तो वही चीज़ें जो
जो नकारात्मक उदारवादियों ने बोला था, जो उदारवादियों ने बोला था, जो क्लासिकल लिबरलिज्म ने बोला था, उसी बात को इन्होंने क्या कर दिया और अच्छी तरीके से आगे डिफाइन कर दिया। अब इसमें कुछ थिंकर्स हैं, जैसे हेयक के बारे में देख लेंगे। हेयक, नोजिक, बर्लिन, फ्रीडमैन, ये सारे थिंकर्स नव उदारवादी विचारक हैं जो राज्य के कल्याणकारी कार्यों का विरोध करते हैं और स्वतंत्रता पर ज्यादा बल देते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता पर बल देंगे, समानता को नकारते हैं ये। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब स्वतंत्रता को नकारते क्यों हैं, सॉरी, स्वतंत्रता को एक्सेप्ट क्यों करते हैं, समानता को ये नकारते क्यों हैं, तो आप जाके समानता वाला चैप्टर देखिए, वहां पे मैंने डिटेल में सारी चीजें पढ़ा रखी। अगर आप बीच से वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वीडियो हो सकता है आपको कम समझ में आए। इसके पीछे एक रीजन है कि सारी वीडियो जो है एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको आगे से आगे और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अब देखिए, हेयक ने संवैधानिक स्वतंत्रता, यानी इनकी संवैधानिक स्वतंत्रता की क्या है, एक बुक है। ठीक है, हिंदी में इसका नाम ये है, इंग्लिश में इनकी बुक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। 1960 में ये बुक लिखी गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है। ये हर बार तो मैं नहीं कह सकता, बट 1-2 सालों में एक बार जरूर पूछी जाती है बुक ये। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एफ ए हेयक की बुक है, में नव उदारवादी विचारधारा का आधार रखा, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता और समानता को क्या माना, परस्पर विरोधी माना। ठीक है, इन्होंने बोला स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, कह रहे हैं जहां पे स्वतंत्रता रहेगी वहां समानता नहीं रह सकती, जहां समानता रहेगी वहां पे स्वतंत्रता नहीं रह सकती, क्योंकि समानता का विचार जो है वो समाजवादी विचारों में, समाजवादी समाजों में पाया जाता है, और स्वतंत्रता का विचार जो है वो उदारवादी पूंजीवादी में पाया जाएगा। तो जो है समाजवाद और उदारवाद एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो स्वतंत्रता और समानता भी एक साथ नहीं रह सकती। अब क्वेश्चन कभी पूछ लिया नव उदारवाद का आधार किसने रखा, तो नव उदारवादी विचारधारा का आधार जो है वो हेयक के विचारों में देखने को मिलता है, जो इनकी बुक फेमस है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। क्लियर, चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। हेयक ने तर्क दिया कि लोगों में विभिन्न योग्यताएं तथा निपुणताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण आय व संपदा में विषमता होती है। ठीक है, देखिए हेयक क्या बोल रहे हैं, हेयक यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लोग होते हैं, ठीक है, हर लोगों के अंदर क्या होती है, उनकी अलग अलग योग्यताएं होती हैं। ठीक है, हर व्यक्ति के पास अलग अलग योग्यताएं होंगी और हर व्यक्ति के पास अलग अलग स्किल्स पाई जाएंगी। एबिलिटी एंड स्किल्स क्या होंगी, सबकी डिफरेंट होती हैं। इसीलिए समाज में क्या होती है, इसीलिए समाज में समानता नहीं होती है, इसीलिए समाज में क्या होती है, विषमता होती है। क्यों विषमता होती है, क्योंकि मान लीजिए जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसने मेहनत करके क्या किया, वो IAS बन गया। ठीक है, और जो व्यक्ति नहीं पढ़ता, जो मेहनत नहीं करता, जिसके पास एबिलिटी नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो रिक्शा चालक हो गया, रिक्शा चला रहा है, तो उसके पास क्या होगी, धन संपदा कम होगी, और IAS के पास धन संपदा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये कह रहा है कि समाज में क्या होते हैं, सभी व्यक्तियों के पास समान इक्वलिटी, सॉरी, सभी व्यक्तियों के पास समान एबिलिटी नहीं होती है, समान स्किल्स नहीं होता है। तो जब समान स्किल नहीं होगा तो जिसके पास जितनी ज़्यादा बढ़िया स्किल होगी उसके पास उतनी ज़्यादा ही पैसे, वेल्थ, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए समाज में समानता की कल्पना क्या है, बेकार है। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता इसीलिए समाज में साथ में नहीं रह सकते। समानता लाना तो समाजवादियों का उद्देश्य है, साम्यवादियों का उद्देश्य है। ठीक है, जबकि उदारवादी क्या कहते हैं, उदारवादी तो स्वतंत्रता के समर्थक है, उदारवादी तो मुक्त व्यापार के समर्थक है। उदारवादी तो कहते हैं खुला छोड़ दो, जिसके पास एबिलिटी है, जिसके पास योग्यता है, वो अपना आगे बढ़ जाएगा, जिसके पास योग्यता नहीं है वो मर जाएगा। आप और अधिक पढ़ने, अच्छा जानने के लिए आप, मैंने जो समानता वाला टॉपिक पढ़ा है उसमें आप डार्विन को पढ़िए, है ना, डार्विन की उत्तरजीविता का सिद्धांत क्या है। ठीक है, उत्तरजीविता का सिद्धांत। तो ये सारी चीजें जब सीखेंगे तभी आप इन सब विचारों को अच्छे तरीके से जान पाएंगे। अब देखिए, हेयक ने व्यक्तिवादी, अणुवादी समाज व बाजार अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, पुनः जीवित कर दिया। पुनः जीवित करने का मतलब है, एक तो ये सारे विचार कहाँ विद्यमान थे, एक तो ये सारे विचार जो है नकारात्मक उदारवाद में विद्यमान थे। थोड़ा लिखने में मेरे से गलती हो जाती है क्योंकि पढ़ाते और लिखते दोनों एक साथ नहीं हो पाता मेरे से। ठीक है, नकारात्मक उदारवाद में विद्यमान थी। तो व्यक्तिवादी विचारों को, ठीक है,
सकारात्मक उदारवादियों ने क्या कर दिया था, नकार दिया था। अणुवादी समाज की संकल्पना को सकारात्मक उदारवादियों ने नकार दिया था। बाजार अर्थव्यवस्था में जो राज्य का हस्तक्षेप था उसको क्या किया उसको सकारात्मक उदारवादियों ने नकार दिया था। लेकिन ध्यान देना, लेकिन मैं कह रहा हूं लेकिन फिर से जैसे ही नव उदारवाद आता है, इन सारे विचारों को, ठीक है, जो परंपरागत उदारवादियों के विचार थे, जो शास्त्रीय उदारवादियों के विचार थे, उन विचारों को दोबारा से इन्होंने क्या कर दिया, जीवित कर दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म के आइडियाज हैं उसको लिबर्टेरियन थिंकर्स, स्वच्छतंत्रवादी विचारक, उसको यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, उसको यहाँ पे दोबारा से परिभाषित करेंगे, दोबारा से इसे जीवित करने की बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझना, हेयक ने कल्याणकारी राज्य की मान्यता के औचित्य पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि यह विधि के शासन व कुशलता के क्या है, विरुद्ध है, क्योंकि व्यक्तियों के मध्य अतार्किक भेदभाव इसमें किया जाएगा। तो अब देखिए हेयक क्या कर रहे हैं, कल्याणकारी राज्य का विरोध कर रहे हैं, इसमें यह बताया गया है। विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक तो यह विधि के शासन के खिलाफ है। विधि के शासन क्या बात कर रहा है, विधि का शासन कहता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या हैं, समान हैं। विधि के समक्ष क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, क्या रिक्शा चालक, सभी क्या हैं, समान हैं। ठीक है, एक तो इस बात का उल्लंघन कर रहा है। दूसरी बात जो है, कल्याणकारी कार्य क्या कर रहा है कि व्यक्तियों की कुशलता के भी विरुद्ध है, क्योंकि किसी व्यक्ति में ज़्यादा स्किल है, किसी व्यक्ति में ज़्यादा कुशलता है, तो क्या करेगा, वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है, ज़्यादा उसके पास पावर हो सकती है। जिसके पास स्किल कम है वो क्या करेगा, वो कम पैसा कमाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं ये क्या है, ये व्यक्तियों के बीच डिफरेंस है स्किल को लेकर। अगर इसी डिफरेंस को समाप्त करने की बात राज्य करेगा, ठीक है, अगर इसी जो अंतर बना हुआ है समाज में, इसी अंतर को अगर राज्य समाप्त करना चाहता है, तो राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा, राज्य के द्वारा कल्याणकारी कार्य किया जाएगा। सीधी सी बात है, वेलफेयर वर्क किया जाएगा। वेलफेयर वर्क में क्या होगा, जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स लगा करके क्या किया जाएगा, जो गरीब हैं, जिनके पास कम पैसा है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो क्या ये समाज अच्छा है? तो नवउदारवादी जो हैं, शिक्षातंत्रवादी विचारकों ने कल्याणकारी राज्य का विरोध किया। ठीक है, क्यों विरोध किया, क्योंकि इन्होंने बताया कि यह विधि के शासन के खिलाफ है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, यह कुशलता के विरुद्ध है। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने बोली, यह तार्किक भेदभाव नहीं करता, बल्कि कौन सा भेदभाव करता है, यह अतार्किक। ठीक है, अतार्किक भेदभाव करता है या इरेशनल डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर कट में समझ में आनी चाहिए। हालांकि डिजिटल बोर्ड होता तो शायद मैं आपको और बढ़िया तरीके से समझा पाता। यहाँ पे मेरे सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पेन टैब से पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को। बाकी धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाएंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे इसको हटाना, इरेज करना चीज़ों को थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, इस वजह से वीडियो थोड़ी सी और बढ़ जा रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, अब इस पर आप समझ के क्वेश्चन बनाना 2-3 पॉइंट्स में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गरीबों के कल्याण के नाम पर प्रशासन या नौकरशाही के आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। कब होगी वृद्धि, जब राज्य क्या करेगा, जब राज्य कल्याणकारी कार्य करेगा, जब राज्य कल्याणकारी कार्य करेगा। ऐसा कौन बोल रहा है, हेयक बोल रहे हैं। इसीलिए हेयक कह रहे हैं कि जैसे जैसे राज्य के कार्यों में वृद्धि होगी, जैसे जैसे राज्य के कल्याणकारी कार्य बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे व्यक्ति कहाँ जाएगा, दासता की तरफ जाएगा। ठीक है, इनकी बुक फेमस है जो द रोड टू सर्फडम, द रोड टू सर्फडम। ठीक है, वैसे वैसे कहाँ व्यक्ति जाएगा, दासता की तरफ जाएगा। दासता की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि राज्य के कार्य बढ़ने से नौकरशाही में वृद्धि होगी, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की तानाशाही आएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे व्यक्तियों के अधिकारों में कमी आएगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो जाएगी। ठीक है, व्यक्ति फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, राज्य का गुलाम बन जाएगा, राज्य का दास बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जितने भी उदारवादी थिंकर्स हैं, चाहे वो नकारात्मक उदारवादी हो, चाहे वो शिक्षातंत्रवादी विचारक हो, ठीक है, उन सब ने जो है राज्य के कल्याणकारी कार्यों का विरोध किया है। सकारात्मक उदारवादियों ने केवल कल्याणकारी कार्यों का समर्थन किया है, ध्यान रखना आप। ठीक है, केवल सकारात्मक उदारवादियों ने नहीं, बल्कि समाजवादी जो
विचारक है उन्होंने भी किया है, समतावादियों ने भी किया है ना। आप ऐसा मत समझिए कि केवल सकारात्मक उदारवाद ने ही कल्याणकारी कार्य किया है, समतावाद ने भी कल्याणकारी कार्य किया है, समुदायवादियों ने भी कल्याणकारी कार्यों की बात की है। लेकिन कल्याणकारी कार्यों का विरोध किसने किया है? एक तो ये ध्यान रखना, नकारात्मक उदारवाद ने, दूसरा स्वेच्छातंत्रवाद जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तीसरा नव दक्षिणपंथी। ये सारे क्या हैं? ये सारे एक ही रूप है, इनके बस नाम अलग अलग हैं, ठीक है। ये पुराने समय में था, ये आधुनिक रूप में है, ये भी आधुनिक रूप में है। अब देखते हैं, स्वेच्छातंत्रवादियों के अनुसार या फिर हेयक के अनुसार कल्याणकारी राज्य का लाभ गरीबों को नहीं मिलता अपितु मध्यम वर्ग को प्राप्त होता है। ये कह रहे हैं चलो कल्याणकारी अगर कार्य कर भी दिया जाए तो ये लाभ जो है, जैसे अमीरों के ऊपर टैक्स लगा करके, है ना, गरीबों में नहीं बांटा जाता, बल्कि किसको मिलता है इसका लाभ? उस टैक्स का लाभ जो है मध्यम वर्ग को मिलता है, ठीक है। तो इसका भी इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने प्रगतिशील करारोपण का भी विरोध किया है। प्रगतिशील करारोपण का मतलब जैसे जैसे आपकी आय में वृद्धि होगी, ठीक है, आय में वृद्धि होगी, वैसे वैसे आपके ऊपर जो है टैक्स में भी वृद्धि कर दी जाएगी, वैसे वैसे आपके टैक्स लगाने का स्लॉट भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अगर आप आज 1000 रुपये कमा रहे हैं तो आपके ऊपर 10 रुपये टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम यही क्या हो जाएगी? 1 लाख हो जाएगी तो यही टैक्स बढ़ के क्या हो जाएगा? 1000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 10 लाख हो गई तो यही आपका टैक्स 20,000 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि नॉजिक ने, ठीक है, क्या किया है? प्रगतिशील करारोपण का विरोध किया है, यानी कि जो टैक्स लगेगा वो जो है प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। टैक्स लगाओ, ठीक है, बट छोटा मोटा टैक्स लगाओ यार, इतना बड़ा टैक्स थोड़ी लगाओगे कि पूरा हमारा प्रॉपर्टी ले लोगे तुम। अगर ऐसा होने लगेगा तो क्या कोई व्यक्ति व्यापार करेगा? आप सोच के बताइए। अगर राज्य जो है प्रगतिशील टैक्सेशन लगाना शुरू कर देगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाना शुरू कर देगा, तो कोई भी व्यक्ति कार्य करना शुरू चाहेगा? नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति इनोवेशन नहीं करेगा, कोई व्यक्ति नई नई खोजें नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो खोज करेगा और उसके ऊपर टैक्स लगा के सारा पैसा उसका गरीबों में बांट दिया जाएगा, तो उसको क्या फायदा भाई? तो इसीलिए टैक्स लगाना जरूरी है, पर टैक्स का एक लिमिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है नव उदारवादियों ने क्या किया है? नव उदारवादियों ने, स्वच्छतंत्रवादियों ने प्रगतिशील करारोपण का विरोध किया है, यानी टैक्स का ही विरोध करते हैं। कह रहे हैं टैक्स लगना ही नहीं चाहिए यार, क्योंकि व्यक्ति जो कुछ भी हासिल कर रहा है वो उसको राज्य थोड़ी दे रहा है हमें। व्यक्ति तो अपनी क्षमता से हासिल कर रहा है ना, व्यक्ति के पास अपनी स्किल है, उस स्किल से वो पैसा कमा रहा है यार, तो राज्य को क्या अधिकार है टैक्स लगाने का? देखिए, प्रगतिशील करारोपण के द्वारा कुशल व्यक्ति को क्या किया जाता है? दंडित किया जाता है। कुशल व्यक्ति मतलब जिसके पास स्किल है यार, उसने अपना पैसा कमा लिया है, अब उसके ऊपर राज्य क्या कर रहा है? दंड लगा रहा है। दंड का मतलब टैक्स लगा रहा है, ठीक है। टैक्स लगा के उसके पैसे ले रहा है और उस टैक्स से क्या करेगा? कल्याणकारी कार्य करेगा, गरीबों के लिए भला करेगा। अब पता नहीं गरीबों के लिए होगा या नहीं होगा। हेयक जैसे विचारकों ने तो बोला इस पैसे का उपयोग कौन करता है? मध्यम वर्ग करता है। तो ये सारी चीजें क्या है? तो हेयक कह रहा है कि ये सब चीजें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। राज्य के द्वारा कोई भी वेलफेयर वर्क नहीं होना चाहिए। वेलफेयर वर्क राज्य के द्वारा होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो स्किल है, व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। अब हेयक ने क्या बोला है? इन्होंने कहा कि गरीब लोग दुर्भाग्य के शिकार हैं, अन्याय के नहीं। कभी कभी ये कोटेशन पूछ लेता है किसके अनुसार, निम्नलिखित में से किसके अनुसार यह कथन कहा गया है कि गरीब लोग जो हैं वो दुर्भाग्य के शिकार हैं, अन्याय के नहीं है, ठीक है। हेयक के अनुसार सर्वाधिकारवाद व कल्याणकारी राज्य क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। यानी हेयक क्या बोल रहा है? हेयक कह रहा है अगर जैसे जैसे कल्याणकारी कार्य बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य की शक्तियां बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे राज्य क्या होता जाएगा? तानाशाह होता जाएगा, ठीक है। राज्य क्या हो जाएगा? तानाशाह हो जाएगा, और व्यक्ति कहाँ चला जाएगा? दासता की तरफ चला जाएगा। व्यक्ति दास बन जाएगा, राज्य तानाशाह बन जाएगा। राज्य बनेगा तानाशाह कैसे? कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से। तो इसीलिए हेयक कह रहा है कि कल्याणकारी कार्य क्या है? कल्याणकारी कार्य और सर्वाधिकारवाद और तानाशाह सभी क्या हैं? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए, चाहे आप कल्याणकारी कार्य बोल लीजिए, चाहे आप सर्वाधिकारवाद बोल लीजिए, चाहे आप तानाशाह बोल लीजिए, सबका मतलब क्या है दोस्तों? एक ही है, ठीक है, हेयक के अकॉर्डिंग। इसीलिए कल्याणकारी राज्य का मार्ग सर्वाधिकारवाद की ओर ही अग्रसर होता है, ऐसा हेयक ने बोला कि जब जब कल्याणकारी कार्य होगा, जब जब वेलफेयर वर्क होगा इस राज्य के द्वारा, तब तब राज्य कहाँ बढ़ेगा? तब तब राज्य जो है वो
सर्वाधिकारवाद की ओर बढ़ेगा, यानी राज्य के पास व्यक्तियों के सारे अधिकार आ जाएंगे। अब व्यक्तियों के पास कोई अधिकार नहीं बचेगा, राज्य जो बोलेगा वही व्यक्ति को करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या जैसे यूनान के समय में जो मालिक होता था, मालिक जो अपने दास को बोलता था वही दास करता था, तो वैसे ही जैसे कल्याणकारी राज्य आएगा वैसे ही सर्वाधिकारवादी राज्य बन जाएगा वो, और वो राज्य व्यक्तियों के सारे अधिकार, सारी स्वतंत्रताएं, सारी संपत्तियां अपने पास ले लेगा, और जो बोलता जाएगा वो हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कल्याणकारी राज्य का विरोध किया है। अब देखिए, इन्होंने बाजारवादी अर्थव्यवस्था को सबसे कुशल व सक्षम शासन व्यवस्था माना है। ठीक है, तो जितने भी नव उदारवादी विचारक हैं सब बाजारवादी अर्थव्यवस्था को प्रमोट करेंगे, बाजार में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए इसकी बात करेंगे। चाहे आप नकारात्मक उदारवादियों के विचारों को देख लीजिए, उन्होंने भी सेम यही बातें करी थी। ठीक है, अब कुछ हेयक की कुछ बुक्स हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, द रोड टू सर्फडम। इसी में बताया कि राज्य का कल्याणकारी कार्य क्या कहाँ व्यक्ति को कहाँ ले जाएगा, व्यक्ति को दासता की तरफ ले जाएगा। ठीक है, द रोड टू सर्फडम। आप कोशिश करें कि इसको, मेरे से एक गलती ये हुई कि मैंने इसको सीक्वेंस वाइज बुक नहीं लगाया। ठीक है, तो आप इसको सीक्वेंस वाइज बुक लगा लीजिए ऊपर नीचे करके, और इसमें होगा क्या कि फ़ायदा आपको कभी कभी हेयक की बुक को क्रम में लगाने के लिए दे देगा। ठीक है, जब एग्जामिनर के पास कोई क्वेश्चन नहीं बचता, अब उसको लगता है कि सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो अब क्या करेगा, वो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि अब इस बुक को क्रम में लगाओ। तो भाई ये तो याद करने वाली बातें होंगी। ठीक है, एक तो पहले आप इन बुक को याद करो, फिर उसको सीक्वेंस में लगाओ। ठीक है, द लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973 में आई, द रोड टू सर्फडम, दास्ता का मार्ग 1944 में आया, इंडिविजुअलिज्म एंड इकोनॉमिक ऑर्डर 1930 से 1940 के बीच में ये बुक लिखी गई है। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में इन्होंने क्या रखा, इन्होंने नव उदारवाद का विचार रखा, नव उदारवाद का आधार रखा। ठीक है, नव उदारवाद का आधार रखा। अब इतना डिटेल में नहीं पूछता कि कौन सी बुक में कहाँ पे, इन सब के बारे में तो नहीं पूछता। हाँ, पूछता है कि जैसे कि प्लेटो की कौन सी बुक में क्या बातें कही गई हैं, तो प्लेटो, अरस्तु, इन सब के बारे में पूछ लेगा, या फिर मैकियावेली की प्रिंस के बारे में पूछ लेगा, या उस डिस्कोर्सेस के बारे में पूछ लेगा। तो वहाँ से जब क्वेश्चन पूछता है, वो चीज़ें मुझे पता है कि कौन सी बुक के बारे में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो मैं वो चीज़ें आपको करा दूंगा। फिलहाल अभी तो ये आपको सीक्वेंस वाइज बुक याद रखनी है। ठीक है, अब अगले थिंकर्स, नौ स्वेच्छातंत्रवादी विचारक अगले हैं फ्रीडमैन। ठीक है, एक बार वीडियो का ड्यूरेशन देख लेता हूँ मैं, देन ठीक है, वीडियो 32 मिनट की हो चुकी है, अभी थोड़ी देर और चलने देते हैं क्योंकि फिर मुझे कॉलेज के लिए निकलना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीडमैन के विचार देखते हैं। फ्रीडमैन, नौ उदारवादियों की मान्यता को फ्रीडमैन ने क्या किया, आगे बढ़ाया। यानी नौ उदारवादियों की मान्यता जो थी, क्या मान्यताएं थी कि बाजार में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, बाजार अर्थव्यवस्था ज़्यादा बढ़िया शासन है, राज्य को सीमित होना चाहिए, राज्य को कल्याणकारी कार्य नहीं करने चाहिए, है ना, राज्य का कार्य जो है पुलिस राज्य की तरह होना चाहिए, राज्य को जो है टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब नव उदारवाद के विचार हैं। ठीक है, तो इसी विचारों को फ्रीडमैन ने क्या किया और आगे बढ़ा दिया। इनके अनुसार पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली व स्वतंत्रता में क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। ये कह रहे हैं जहां जहां पे पूंजीवादी व्यवस्था होगी वहीं व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, पूंजीवाद में और अर्थव्यवस्था में क्या होता है, दोनों में सह संबंध पाया जाता है, ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ठीक है, स्वतंत्रता वही संभव है जहां आर्थिक प्रणाली क्या हो, पूंजीवादी हो। ठीक है, ये कह रहे हैं स्वतंत्रता आपको वही मिलेगी जहां पे क्या हो, पूंजीवाद हो। अगर पूंजीवाद नहीं होगा तो वहां पे आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। जहां पे समाजवाद होगा, ठीक है, वहां पे स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी, ऐसा मानना है स्वेच्छातंत्रवादियों का, ऐसा मानना है फ्रीडमैन का। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आर्थिक प्रणाली में ही जहां पे बाजार अर्थव्यवस्था का प्रभाव होगा वहां पे व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी, वहीं पे व्यक्ति की आजादी संभव है। इन्होंने भी बाजार व सीमित राज्य का क्या किया है, समर्थन किया है। सीमित राज्य मतलब राज्य का कार्य कैसा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, असीमित नहीं, असीमित नहीं बल्कि सीमित होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि असीमित होने का मतलब है कि राज्य क्या हो जाएगा, फिर सर्वाधिकारवादी हो जाएगा, राज्य तानाशाही हो जाएगा। जैसे जैसे राज्य के ये सारे कार्य बढ़ेंगे, व्यक्ति कहाँ जाएगा, गुलामी की तरफ बढ़ेगा, व्यक्ति दासता की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये किसका समर्थन कर रहे हैं, बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। ये बाजार को कह रहे हैं खुला छोड़ दो। ठीक है, खुला छोड़ देने से ही क्या होगी,
बाजार अर्थव्यवस्था सही तरीके से चलेगी और व्यक्तियों को पूरी आज़ादी मिलेगी उनको अपने व्यक्तित्व के विकास करने में, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि जहाँ पे बाजारवादी अर्थव्यवस्था होगी वहीं पे व्यक्ति को सही स्वतंत्रता मिलेगी। अब देखिए मिल्टन फ्रीडमैन की कुछ बुक्स हैं, कुछ क्या एक ही बुक्स मुझे मिली, ठीक है, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ज़्यादातर यही पूछता है, और भी बुक्स होंगी तो मैं ये सिलेबस जब कंप्लीट होगा तो मैं एक बुक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, करीब 1000 बुक्स होंगी उसमें इंपॉर्टेंट बुक्स, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम अभी के लिए आप इनको याद करके रखें। अब नॉजिक स्पेशली हमारे टॉपिक सिलेबस में है, ठीक है, नॉजिक के विचारों को हम वहाँ पढ़ेंगे, और नॉजिक में जो पाश्चात्य विचारक पढ़ते हैं हम, ठीक है, पाश्चात्य विचारकों में वेस्टर्न थिंकर्स में हम नॉजिक के विचारों को देखते हैं, नॉजिक के आइडियाज़ को देखते हैं। तो नॉजिक के आइडियाज़ को अभी हम यहाँ स्वेच्छातंत्रवाद में देखेंगे, क्योंकि नॉजिक कैसे विचारक हैं, लिबर्टेरियन थिंकर हैं, स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं, या फिर नव उदारवादी बोल लें इनको, नव उदारवादी विचारक है, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, सारी बातें एक ही है। अब नव उदारवादियों में नॉजिक एक क्या है, एक्सट्रीमिस्ट थिंकर है, एक अतिवादी विचारक है, ठीक है, जिन्होंने राज्य के बिल्कुल न्यूनतम कार्यों का समर्थन किया। इन्होंने तो ये बोला कि राज्य को बिल्कुल जितना कम से कम कार्य हो वो ही करना चाहिए, ठीक है, अगर राज्य का कार्य बढ़ेगा तो फिर वही क्या आएगी, दास्ता आएगी, गुलामी आएगी, तानाशाही आएगी। तो नॉजिक क्या करें, राज्य के न्यूनतम कार्यों का समर्थन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य के न्यूनतम कार्यों का समर्थन किया है, ठीक है, मिनिमल स्टेट की बात की है, मिनिमल फंक्शंस की बात की है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश वाले भी ध्यान रखें, ठीक है, हालांकि मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, बट इंग्लिश वाले ऐसे भी नहीं है कि वो हमेशा इंग्लिश में ही बोलते रहते हैं, चीज़ों को वो हिंदी में ही बोलते हैं, बट कहने का मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, है ना, वो चीज़ों को जैसे मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो वो अपने पॉइंट्स को यहाँ पे समझते चलें, ठीक है। तो नॉजिक ने एक एक्सट्रीमिस्ट थिंकर है, इन्होंने बोला कि जो राज्य का कार्य कैसा होना चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड में होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमल होना चाहिए, ठीक है। इनके अनुसार व्यक्ति अपनी क्षमता व प्रतिभा का क्या है, स्वामी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी क्षमताएं होती हैं, व्यक्ति अपनी क्षमताओं अपनी प्रतिभा का मालिक है। तो फिर जब व्यक्ति ने अपनी क्षमता से अपनी प्रतिभा से सारी वस्तुएं अर्जित की है तो राज्य उस पर भाई टैक्स क्यों लगा रहा है यार, ये तो गलत बात है ना। तो ऐसा मानना है लॉजिक का, व्यक्ति द्वारा अर्जित वस्तुओं पर उसी का ही स्वामित्व होना चाहिए, ठीक है, उसी का ही स्वामित्व है। अगर व्यक्ति ने कोई कार खरीद ली, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका मालिक हो गया। नॉजिक की जब हम एंटाइटलमेंट की थ्योरी पढ़ेंगे, नॉजिक के अधिकारिता का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये न्याय के सिद्धांत पे हमने पढ़ लिया है पहले से, फिर जब नॉजिक आएगा फिर वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। नॉजिक कह रहा है कि व्यक्ति ने जो कुछ भी अर्जित किया है वो उसका क्या है, वो उसका मालिक है। हाँ, लेकिन नॉजिक कहता है कि जो अर्जित उसने किया है वो अर्जन का तरीका, वो हासिल करने का तरीका कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, वैध होना चाहिए, ठीक है। आपने ये सारी वीडियो मुझे लगता है जस्टिस वाले पार्ट में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जस्टिस वाले पार्ट में, मुझे इतना प्रॉपर क्लियर नहीं है, जस्टिस वाले पार्ट में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो नॉजिक के विचार आपने वहाँ पे अगर देख लिए हैं तो यहाँ पे नॉजिक के विचारों को आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। आपको यहाँ अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो जब हम नॉजिक को स्पेशली पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अच्छे से और समझेंगे इसको। तो 2-3 बार जब रिपीटेशन हो जाएगा तो आपको याद हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। इन्होंने व्यक्ति को क्या माना, इन्होंने अणुवादी समाज को स्वीकार करते हुए कहा कि समाज का अस्तित्व व्यक्तियों से पृथक नहीं होता, ठीक है। ये कह रहे हैं कि समाज कैसा है, समाज जो व्यक्ति कैसे हैं, अणु की तरह होते हैं, ठीक है। तो समाज भी कैसा है, अणु की तरह है, यानी जो समाज बनेगा, ठीक है, वो किससे बनेगा, व्यक्तियों के योग से बनेगा, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति सारे अलग हो गए तो समाज का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यही कह रहे हैं कि व्यक्तियों से पृथक समाज का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एक स्वतंत्र अणु की तरह है समाज में। व्यक्ति जो है वो समाज का ऋणी नहीं है। व्यक्ति जो कुछ भी हासिल करता है, जो कुछ भी कमाता है, वो किस लिए कमाता है, अपनी प्रतिभा से कमाता है, अपनी क्षमता से कमाता है, ठीक है। तो इसके लिए वो राज्य को टैक्स क्यों दे, राज्य का ऋणी क्यों बने, राज्य का कर्जदार क्यों होगा वो, ठीक है। अब नॉजिक की कुछ बुक्स हैं, इनको आप देख लीजिए, ये एग्जाम में बुक्स आती हैं या फिर आई हुई हैं। आपको मैं बता दूं, यूथ कंपटीशन टाइम्स की आप बुक ले लीजिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स,
आप वो लीजिएगा जिसमें 11,000 समथिंग क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आप जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उदारवाद, ठीक है, तो उदारवाद से करीब आपको 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे आरपीएससी में क्या पूछा गया है, यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, डीएसएसबी के पीजीटी में क्या पूछा गया है, यूपी के पीजीटी में क्या पूछा गया है, झारखंड में क्या पूछा गया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या क्या क्वेश्चन आए उदारवाद से, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो इससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी। आसानी इस बात की होगी कि जैसे मैं अभी एक टॉपिक पढ़ा दिया हूँ तो आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट कर लें, ठीक है, क्योंकि आप मेरे ऊपर अभी प्रैक्टिस सेट के लिए निर्भर ना हो। पहला मेरा उद्देश्य क्या है, कोर्स को पूरा कराना है, ठीक है, 10 यूनिट को पूरा कराना है और इससे भी अच्छा डिटेल में पढ़ा के पूरा कराना है, ठीक है। मेरा काम वो नहीं कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो मैं 1 घंटे में 1 यूनिट कवर कर दूँ, ठीक है, नहीं, वो काम मेरे से नहीं होता। और मैं पढ़ाऊँगा तो पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगा और पूरे 10 यूनिट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है आपको। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि 1-2 यूनिट पढ़ा के बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कमिटमेंट होती है। चलिए, इनकी बुक को आप क्या करें, क्रम वाइज याद करें। बुक तो याद होनी चाहिए और क्रम वार से याद होनी चाहिए, सीक्वेंसेस में याद करें, ठीक है। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस 1981 में, द एग्जामिन्ड लाइफ 1989 में, फिर द नेचर ऑफ रैशनैलिटी 1993-1995 में, फिर सोक्रेटिक पजल्स आई 1997 में, इनवेरियंसेस द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड 2001-2003 में ये बुक आई। तो ये सीक्वेंस मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है, जहाँ तक मेरा दिमाग काम किया मैंने सही किया है। बाकी चीज़ों को आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या चीज़ें मैंने गलत की है और क्या चीज़ों को मुझे सही करना है इस पीपीटी में, ठीक है। गलत तो मैंने कुछ नहीं किया है फिलहाल, और क्या चीज़ें और सुधार की जा सकती हैं ये बता सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए 9 उदारवाद के कौन कौन से आलोचक हैं, 9 उदारवाद की किसने आलोचना की है। तो इसमें वॉलरस्टीन है। वॉलरस्टीन एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये मार्क्सवादी विचारकों में इनको रखा जाता है वॉलरस्टीन को। फिर उदार समतावादी विचारकों ने इसकी आलोचना की है 9 उदारवाद की। क्यों की है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये समानता पर भी बल देते हैं, ठीक है, समानता प्लस स्वतंत्रता, ये दोनों लेके चलते हैं साथ में, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है तात्विक न्याय प्लस प्रक्रियात्मक न्याय, ये न्याय वाले चैप्टर में आप समतावाद वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 9 उदारवाद की आलोचना किसने की, रॉल्स ने की। रॉल्स क्योंकि समतावादी विचारक है। अमर्त्य सेन समतावादी विचारक है। अमर्त्य सेन ने क्षमताओं के विकास की बात की कि व्यक्तियों की क्षमताओं का विकास कर दिया तो समाज में अपने आप समानता आ जाएगी। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने की, फिर नोम चोम्स्की ने की, ठीक है। तो ये सारे थिंकर्स ने क्या किया है, 9 उदारवाद की आलोचना की है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि उदार समतावादियों ने 9 उदारवाद की आलोचना की या उदार समतावादियों ने स्वच्छतंत्रवाद की आलोचना की, क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। फिर यह तो क्वेश्चन आ जाएगा कि अमर्त्य सेन और रॉल्स दोनों ने मिलकर के क्या किया है, 9 उदारवाद की आलोचना की है, तो बात सही है, ठीक है, चाहे दोनों ने करें चाहे एक करे, चाहे जितने भी उदार समतावादी विचारक हैं वो सब कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ें कि चीज़ें आपसे बिल्कुल क्लियर होती जाएं। और उदारवाद के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचेगा समुदायवाद। तो ये वीडियो 43 मिनट्स की हो गई है, तो अब हम समुदायवाद को आगे पढ़ेंगे। 10 पेज का ये और रह गया है, ठीक है। समुदायवाद के बारे में रॉल्स को पढ़ेंगे, वहाँ पे अमर्त्य सेन को पढ़ेंगे थोड़ा सा। फिर समुदायवाद में हम फरीद जकारिया को इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फरीद जकारिया के बारे में देखेंगे, इनके क्या अनुसार है। समुदायवाद को समझने के लिए हमें ABC समझना पड़ेगा। ABC क्या होता है, अरस्तु, B से बॉलिंग अलोन, है ना, रॉबर्ट पुटनम की ये बुक है बॉलिंग अलोन। C से सिविल सोसाइटी के बारे में हमें समझना पड़ेगा, तभी हम समुदायवाद को अच्छे से समझ पाएंगे, ये ऐसा इनका मानना है। तो समुदायवाद अब हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें आप लोग, ठीक है। थैंक यू।